लेक्चर के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा हार्ट है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये किस तरह से जनाब आप देखते हैं कि अयोर्टा की तरफ ब्लड जो है उसको भेजता है और तमाम जिस्म तक इसकी जो सप्लाई मुहैया करता है ऊपरी पार्ट्स में, और फिर अयोर्टा पीछे से बेंड करके आती है, इसका ये डिसेंडिंग जो है पार्ट कहलाता है अयोर्टा का, और फिर जिस्म के निचले हिस्सों में से खून जो है वो मुहैया किया जाता है। तो और जो हमारा इस तरह से ये वेंट्रिकल है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये जनाब आपको पता है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड करने के लिए भेजता है लंग्स की तरफ, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑक्सीजनेट होकर फिर वापस आता है। अब हमने बात की कि किस तरह से हार्ट के मसल जो है वो एक्साइट करते हैं और इसमें पेस मेकर एसईए नोड एवी नोड का क्या रोल है और ये कौन से फाइबर्स हैं जो कि हार्ट के मसल्स को काम कराने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के 3 मेन फेजेस हैं। एक कहलाता है रिलैक्सेशन फेज जो कि है डायस्टोल, दूसरा कहलाता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट्रियल सिस्टोल, और तीसरा कहलाता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायस्टोल की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 वेना केवा की वजह से और 2 वेना केवा की मदद से कह लीजिए, ये जो है आप देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा है और यहाँ इसका नीचे से एक पार्ट आता है जिसको इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। इन्फीरियर वेना केवा एंड दिस इज सुपीरियर वेना केवा। तो ये जो हमारी वेना केवा है ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाखिल कराती हैं और ये हमारे राइट एट्रियम में खून को यहाँ लेकर आती हैं, जबकि जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं वो ये आपको नजर आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स, और ये लंग्स से खून लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम में आती हैं। अब एट्रियम की जो वॉल्स हैं जिस वक्त वो खून रिसीव कर रही होती हैं वो रिलैक्स करती हैं ताकि वो खून को रिसीव कर सकें। जब एट्रियम दोनों खून से भर जाती हैं तो ये जितना खुल सकती हैं ये खुल जाती हैं। अब ये क्या करती हैं कि ये अपने वॉल्व्स को ओपन करती हैं और ब्लड को दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देती हैं। जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में भेजेगा और जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको भेजेगा। तो इतना जो काम हुआ ये हुआ डायस्टोल। अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, इसने ब्लड को प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। जब ये ब्लड को प्रेशर क्रिएट करेगी तो इसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल, जिसकी वजह से जो हमारे वेल्व्स थे जो हमने पढ़े डाइकस्पिड वेल्व बाइकस्पिड वेल्व, इन दोनों की वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल्स जो हैं उस वक्त रिलैक्स हुए होंगे, लेकिन वेंट्रिकल्स ने 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में पल्मोनरी जो आर्टरी है उसकी तरफ और अयोर्टा उसकी तरफ खून को भेजना है, यानी एक तरह का यहाँ क्रॉस सा बन रहा है। तो 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जब इसने खून को भेजना है तो अब की बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स क्रिएट करेगा ब्लड के ऊपर और ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुश करेगा। यहाँ पर भी जो वॉल होते हैं वो ऐसे बंद और खुल जाते हैं। वो बंद तब होते हैं जब खून को पुश कर दिया जाता है आगे ताकि उनका बैक फ्लो ना हो, और वो खुलते तब है ताकि खून को आगे की तरफ भेजा जा सके। यानी आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वेन की तरफ जा रहा है खून और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोर्टा की तरफ खून जा रहा है। तो यहाँ एक तरह का ये क्रॉस हो रहा है और दोनों की बेस पे आपको वेल्व्स भी नजर आते हैं। जब यहाँ पर वॉल्व्स खुलते और बंद होते हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसे लुप डुप कहते हैं, और ये दिल की धड़कन होती है और इसको स्टेथोस्कोप से जो है वो चेक किया जाता है। और ये बड़ी एक सीधी सी चीज़ है कि जब दिल की धड़कन तेज हो या बहुत ज़्यादा स्लो हो तो उससे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में पता चल सकती है। तो हमने देखा कि डायस्टोल हुई, फिर उसके बाद हमने देखा कि सिस्टोल हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि फिर वेंट्रिकल जो है ये सिस्टोल जो है वो करते हैं। अब ये तीनों फेजेस जो है इन 3 डायग्राम्स की मदद से दिखाई गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ भेज रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड को भेज रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब एट्रियम खुल गए हैं और यहाँ पर वो ब्लड को 2 ऑपोजिट डायरेक्शन से रिसीव कर रहे हैं। नीले रंग के तीर बताते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लाल रंग का तीर बताता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरह से ये सारे का सारा फिनोमिनन होता है। अच्छा जी, अब एक मजे की बात यह है कि जब हार्ट बीट हमारी मुकम्मल होती है, लुप डुप की एक आवाज आती है, तो उसमें एक सिस्टोल होती है शामिल और एक डायस्टोल शामिल होती है।
तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और हार्ट एक्सपेंड कर रहा होता है, और ये 0.8 सेकेंड्स के अंदर जो है ये काम मुकम्मल हो जाता है। तो हमारा जो हार्ट है तमाम जिंदगी में अगर हम एवरेज एज की बात करें तो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो कम से कम धड़कता है। अब हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम जो हार्ट की ये इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग है ये सही काम कर रही है, हार्ट के मसल सही से फंक्शन कर रहे हैं, उसको चेक कर सकते हैं। और एक जो इसके थ्रू एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें हासिल होती है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ भी की हुई है और आपकी बुक में यहाँ नीचे करके बनी हुई है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये हमें बताता है कि किस तरह से हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग की फंक्शनिंग है वो सही जा रही है या नहीं। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आम जबान में ईसीजी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी को शक होता है कि उसके हार्ट में कुछ तकलीफ है या हार्ट अटैक हो रहा है तो फौरन से पेशतर ईसीजी करके देखा जाता है कि कहाँ मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसमें प्रॉपर सिस्टोल और डायसिस्टोल दोनों होंगी। अगर ये अप डाउन हो रही है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हार्ट के मसल्स को जो SA नोड है और AV नोड है इसके दरमियान में जो एक्साइटेशन है और ये एक्साइटेशन जो आगे जाके हार्ट के मसल्स को मिल रही है वो सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 1 सेकंड के बहुत सारे हिस्से किए गए हैं। हर सेकंड पे सिस्टोल, डायस्टोल और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है उसको देखा गया है कि किस तरह से एट्रियल सिस्टोल जो है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है तो ग्राफ ऊपर चला जाता है और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होती है तो ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो ये एक पूरा जो कार्डियक साइकिल है उसकी पूरी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसको QRS वेव भी कहते हैं, जो कि ये पूरी वेव एक पूरी हार्ट बीट को बताती है कि कैसे आपके वेंट्रिकल और कैसे आपके एट्रियम ने काम किया। अब आपको लेक्चर के अगले हिस्से में मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों में जो पेस मेकर है जो कि हमारा SA और AV नोड है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, SA नोड जो है वो बहुत वीक हो गया है और ये डेथ भी कॉज कर सकता है, क्योंकि हार्ट के मसल्स अगर काम करना बंद कर देंगे तो जाहिर बात है खून की जो गर्दिश है वो रुक जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स को खून नहीं मिलेगा, ऑर्गन्स फेल होते जाएंगे और इंसान मर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिफिशियल एक स्पेसिफिक बैटरी जो है वो बनाई जाती है जो कि हार्ट सर्जरी करके पेस मेकर के तौर पर लगाई जाती है। इसे आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। तो क्योंकि अगर ये पाथवे जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं SA नोड से AV नोड आप देख सकते हैं, अगर ये पाथवे किसी भी वजह से ब्लॉक हो गया है तो इसको खोला जा सकता है और इसको खोलने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एक्साइटेशन जो है वो पैदा करता है, मसल्स को मैसेजेस फराहम करता है और हार्ट के मसल जो है वो मुसलसल काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ब्लू बेबीज के नाम से एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। इंटर एट्रियल फोरामेन एक छोटी सी ओपनिंग होती है जब बेबीज डेवलपमेंट पा रहे होते हैं मदर की बॉडी के अंदर, तो उनके भी जिस्म में जो हार्ट है उसमें भी 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन दोनों एट्रियम के दरमियान में एक छोटी सी ओपनिंग रह जाती है जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई है और ये छोटी ओपनिंग कहलाती है इंटर एट्रियल ओपनिंग, यहाँ फोरामेन, क्योंकि बहुत ही छोटी माइन्यूट ओपनिंग होती है। तो इससे ये लिंक करती है छोटी सी वेसल्स के साथ जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। तो डक्टस आर्टीरियोसस के साथ ये लिंक करती है। एक जब बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है उसका जिस्म पूरा तैयार हो जाता है तो ये बंद हो जाती है और ये जो एट्रियल फोरामेन है ये भी पूरी तरह बंद हो जाता है। बाज जो बेबीज होते हैं उनमें ये ओपनिंग बंद नहीं होती और उसकी वजह से उनको एक क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं साइनोसिस। और ऐसे बेबीज का जो रंग है वो ब्लू पड़ जाता है, नीले पड़ जाते हैं जब उनकी पैदाइश हो रही होती है। अब वो नीले क्यों पड़ते हैं? क्योंकि दोनों तरह का खून जो है वो उनके एट्रियम में मौजूद है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड खून है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून है, जो इस सुराख के बंद ना होने की वजह से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की सप्लाई भी जो है वो मुतासिर हो रही होती है। और नई जो जानदार जो पैदा हुआ है, जो बेबी पैदा हुआ है, क्योंकि यहाँ से उसके हार्ट से अब खून को तमाम जिस्म तक पहुँचाना भी है, तो जो कि सही तरीके से नहीं हो रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को नहीं मिल रहा, इसकी वजह से उसकी पूरी जो स्किन है वो ब्लू पड़ जाती है
और इस कंडीशन को कहते हैं ब्लू बेबीज। तो इसका फिर फर्दर आगे बहुत सारी डेप्थ है, डिटेल है, लेकिन आपकी बुक में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई, तो इसलिए मैं इसको भी यहीं पर ही इख्तिताम कर दूंगी इस टॉपिक का। लें, अब हमने बात करनी है हमारी ब्लड वेसल्स की। हमारी ब्लड वेसल जो है वो 3 तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। सबसे बड़ी जो आर्टरी हमारे जिस्म में है वो है अयोर्टा, ये देख रहे हैं आप। वेन जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी में है वो है वेना केवा, एक नीचे की तरफ है उसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, एक ऊपर की तरफ है और उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों मिलकर जिस्म ने जा बजा तकसीम दर तकसीम के अमल से होकर इतना अच्छा नेटवर्क और जाल बिछा देती हैं कि पूरे जिस्म के अंदर आपको नालियों का एक पूरा नेटवर्क नजर आता है। हत्ता कि तकसीम दर तकसीम होकर इतनी छोटी रह जाती हैं कि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते, और जब ये आम आंख से नजर आना बंद हो जाए तो उस वक्त ना ये आर्टरी है ना ये वेन है, इसको हम कहेंगे कैपिलरी। कैपिलरी को कैपिलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होती है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, आम आंख से नजर नहीं आती, और ये टिश्यू और सेल के लेवल पर आकर, यानी एक ऑर्गन में या एक टिश्यू में जितने भी खुलिए हैं, मिसाल के तौर पर ये सारे सेल्स मैंने एक टिश्यू में बनाए हैं, तो कैपिलरी इस पूरे को खून मुहैया करने में मददगार साबित होती है। आर्टरीज बड़ी वेसल्स होती हैं, आर्टरी से जब छोटी ब्रांचेस निकले तो उन्हें आर्टीरियोल्स बोलते हैं। वेन्स जो है वो बड़ी वेसल्स होती हैं, वेन्स से जब छोटी वेसल्स बनती हैं तो उन्हें वेन्यूल्स बोलते हैं। कैपिलरी से छोटी कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। और कैपिलरी को अगर आप देखें, इसको कट करके देखें तो इसकी दीवार सिर्फ एक सेल्स की लेयर से मिलकर बनी है, ये इसके दरमियान का सुराख है, इस सुराख को ल्यूमेन कहते हैं, इसमें से खून जो है वो दौड़ता है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के जो कैरेक्टर आपकी बुक में टेक्स्ट में दिए गए हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं इस हेडिंग के अंदर और इस हेडिंग के अंदर। ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी बुक में एक चार्ट की शक्ल में भी बयान कर दिए गए हैं। अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दी गई है उसको आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, इसी के सारे किरदार वहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। मिसाल के तौर पर आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूसरी तरफ जो है वो खून लेकर जाएंगी, वेन्स हमेशा जिस्म के हिस्सों से खून हार्ट में वापस लाएंगी, कैपिलरी दोनों के दरमियान में लिंक पैदा करती है और ये सेल लेवल पर जो है ट्रांसपोर्ट करती है। तमाम आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में लेके जाती हैं। तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लाती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन के, क्योंकि ये ऑक्सीजनेट करा के खून को वापस लाती है। और जो कैपिलरीज हैं ये जिस भी जगह पर पाई जाती होगी, ये आर्टरीज की तरफ से होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्यूल्स की तरफ लिंक कर रही होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही होती है। तो इसका काम मिक्स्ड सा होता है। उसके बाद आर्टरीज में खून का प्रेशर, खून का दबाव जो है वो ज़्यादा होता है, और जो वेन्स हैं इनमें खून का प्रेशर जो है वो कम होता है। आर्टरीज में खून का प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हार्ट पंप कर रहा होता है तो ब्लड को तेज़ी से दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। वेन्स में प्रेशर इसलिए लो होता है क्योंकि ऑर्गन से खून को इकट्ठा करके हार्ट तक वापस लाना होता है। और कैपिलरीज में किसी भी किस्म का ब्लड का प्रेशर नहीं होता। अच्छा जी, आर्टरीज में जो ब्लड की लहर पैदा करती है, वेव पैदा करती है, तो उससे एक पल्स, हार्ट बीट बनती है जिसको हम नब्ज़ की सूरत में भी डिटेक्ट कर लेते हैं। वेन में ऐसा कुछ नहीं है, वेन में किसी भी तरह का फ्लो इस तरह से नहीं है वेव की शक्ल में कि पल्स पैदा हो, और कैपिलरी तो इतनी छोटी है उसमें पल्स पैदा हो ही नहीं सकती। तो ब्लड जो फ्लो है वो तेज़ होता है, आर्टरी में 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड जो ब्लड है वो गुजर सकता है। लेकिन जब आर्टरीज छोटी हो जाती हैं, आर्टीरियोल में तकसीम हो जाती हैं, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। वेन्स में भी जो ब्लड फ्लो है वो तकरीबन उतना ही है, थोड़ा सा कम होगा जो बड़ी वेन्स हैं, क्योंकि इन्होंने हार्ट की तरफ खून लेके जाना होता है। और ब्लड फ्लो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लोअर होता है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड ही ब्लड जो है वो कैपिलरी में से गुजर सकता है, क्योंकि ये सबसे छोटी होती है। ये माइक्रोस्कोपिक है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें कितना कम खून जो है वो गुजर सकता है। उसके बाद आर्टरीज जो है इनकी वॉल थिक होती है, ये मोटी दीवारों वाली होती हैं ताकि ये इतना ज़्यादा प्रेशर जो है इन पर पड़ रहा उसको टॉलरेट कर सकें। वेन की जो वॉल होती है वो कम पतली होती है और इनका सुराख दरमियान का ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, अगर ये आर्टरी है तो इसका सुराख छोटा है, दीवार मोटी है। अगर ये वेन है तो इसकी दीवार पतली है और सुराख मोटा है, क्योंकि इसने ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट करना है आर्टरी ने, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ज़्यादा मोटी दीवार दी है।
क्योंकि वेन में प्रेशर कम है इसलिए अल्लाह ताला ने इसको सुराख जो है वो बढ़ा दिया और दीवार जो है पतली दी है। और आपने देखा कि कैपिलरी तो है ही 1 सेल थिक। उसके बाद आपको लास्ट जो बता दूं कि नेट जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का वो आर्टरीज में नहीं होता, वेन्स में भी नहीं होता, और जो सारा मटेरियल्स का एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है, वो कैपिलरी लेवल पर होता है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो वॉल्व्स हैं वो भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप आर्टरी, वेन, कैपिलरीज की जो डायग्राम है उसकी वॉल्स की जो अरेंजमेंट है, जिसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं, एंडोथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यू की परतें हैं जो कि बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं, सर्कुलर मसल जो दायरवी शक्ल में इनकी जिस्म में पाई जाती है, यानी इनकी बॉडी वेसल्स की बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, ये सारी आपको दोनों में तकरीबन सेम टू सेम लेयर्स नजर आएंगी। यानी जो आपको आर्टरीज में नजर आ रही हैं यहाँ वही किस्म की जो वॉल्स हैं वो आपको वेन्स में भी नजर आ रही हैं। तो इस तरह से ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है और उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बड़े ही अच्छे के तरीके से करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेंगे।